हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज के जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सीएसएस एग्जाम के लिए और पीएमएस के लिए, चाहे हमारा करंट अफेयर हो, चाहे हमारा पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जो हमेशा से जो एक डेलिकेट डायलेमा का शिकार रही है, हमेशा से इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े अगर रिसेंट ईयर में देखा जाए। लेकिन जब से पाकिस्तान की यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ हमें यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है रीजनल लेवल के ऊपर और यहाँ पर ग्लोबल लेवल्स के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा। जो 8 एजेंडास जो रहेंगे 2026 के अंदर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के, उनको जो है हम यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान की बैलेंस अप्रोच क्या होने चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, यहाँ यह भी देखेंगे हेनरी किसिंजर वो क्या कहते हैं, जॉन कैंडी फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए थॉमस जेफरसन वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, तो वो क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इस चीज को भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर मलिहा लोधी साहब हैं, उसके बाद अब्दुल सत्तार की यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बुक है उसके हवाले से भी यहाँ पर हम जो है रेफरेंस कोट करेंगे और यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आएंगे। लेकिन जो हमारे ये 8 एजेंडास है ये 2026 के अंदर जो है हम देखेंगे यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। वन बाय वन जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो जो यहाँ पर चैलेंजेस है जो रीजनल लेवल के ऊपर है या ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्वेश्चन इज दैट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा जो है आज का लेक्चर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा बैलेंसिंग यूएस एंड चाइना टाइज को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गल्फ कॉपरेशन को देखने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें चाइना और यहाँ पर यूएसए के दरमियान में एक टसल स्ट्रैटेजिक कंपटीशन कन्फ्रंट्रेशन हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान में देखने को मिलती है। उसके बाद ट्रेड वॉर कह सकते हैं, टैरिफ वॉर आप यहाँ पर कह सकते हैं। सारी चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। गल्फ कॉपरेशन की बात करें तो यहाँ पर यू नो वेरी वेल कि अभी रिसेंटली यहाँ पर यमन के अंदर अभी जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है सऊदी अरेबिया के दरमियान में और यूएई के दरमियान में। तो पाकिस्तान की यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रही है इस चीज को भी देखेंगे। और नेक्स्ट क्या होने वाली है बहरीन के साथ, कतर के साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होने वाले, इस चीज को देखेंगे। स्ट्रेटेजिक जो इनका डिफेंस पैकेट हुआ है सऊदी अरेबिया का उसको भी देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान अफगान रिलेशंस, यहां पर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को अगर देखा जाए तो काफी यहां पर चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू अफगानिस्तान। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अफगानिस्तान एक चीज तो ड्यूरन लैंड को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए हाइड्रोपॉलिटिक्स काबुल रिवर के ऊपर यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी वजह यहाँ पर देखी जाए मिलिटेंट्स ग्रुप्स अगर देखे जाए क्रॉस बाउंड्रीज वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर भी काफी इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान ईरान टाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो यहाँ पर रजीम चेंज रिडक्स हमें देखने को मिलता है, जो रिडक्स बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो वापस जो है वो हमें रजीम चेंज आता हुआ नजर आ रही है। जैसे भी वेनेजुला के अंदर हुआ या पैलेस्टाइन के अंदर हुआ, जो एक न्यू कॉलोनियलिज्म और या इंपीरियलिज्म की यहाँ पर हमें वेव उठती हुई नजर आती है, तो इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर रिसेंटली अगर देखा जाए लीबिया के साथ, जॉर्डन के साथ और ईरान के साथ जो है पाकिस्तान के हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो केस हमारा रहेगा पैलेस्टाइन को, यहाँ पर गजा को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए कासा 1000 प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, टापी प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करें। अब टापी जो आपका प्रोजेक्ट है यू नो वेरी वेल कि ये नेचुरल गैस का था, जो यहाँ पर तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में साइन किया गया। उसके बाद अगर कासा 1000 प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए हमारे पास होगा इंडियाज हॉस्टिलिटीज ऑपरेशन संदूर एंड इंडस वाटर ट्रीटी।
अगर यहाँ पे एक साइड पे जो है वो कह लें कि हमें काबुल की तरफ से हाइड्रोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ से यहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको अभी तक दोबारा बहाल नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज को देखेंगे कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या रहेगा। उसके बाद लेवरेजिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। पाकिस्तान को जो रिलेशंस है, फॉरेन रिलेशंस है, क्या पाकिस्तान उस चीज से यहाँ पर फायदा उठा सकता है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ओवरऑल अगर 8 एजेंडाज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी जो है इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो डिस्कशन में रहेगी स्टेटमेंट्स जो हम यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें जो है यहाँ पर जो हमारे 8 एजेंडाज हैं उनको अंडरस्टैंड करने में जो है काफी हेल्प आउट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास रहेगी मोहम्मद अली जिन्ना, जो 1948 के अंदर बेसिकली स्टेटमेंट देते हैं कि आवर फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो बड़ी फ्रेंडली होगी और कह लें कि गुडविल होगी पूरी दुनिया के से जितने भी कंट्रीज है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वी डू नॉट चेरिश अग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन। वो कहते हैं कि हम कोई भी जारहाना डिजाइन जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे किसी के स्टेट के अगेंस्ट क्यों ना हो रहा, जैसे यहाँ पर पैलेस्टाइन के अगेंस्ट हो रहा है यहाँ पर देखा जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है हम जो है यहाँ इस चीज को भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जॉन कैंडी की स्टेटमेंट है, जो यूएस सेनेटर विलियम फुलब्राइट भी हैं। वो कहते हैं कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी कैन ओनली पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आएगा डिप्लोमेटिक पॉलिसी, सॉरी यहाँ पर जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस बट जो आपके कह ले कि फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद अगर देखा जाए हेनरी किसिंजर क्या कहते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हेनरी किसिंजर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि अस कंट्री दैट डिमांड्स मॉरल परफेक्शन इन इट्स फॉरेन पॉलिसी विल अचीव नीदर परफेक्शन नॉर सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है। वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली हेनरी किसिंजर कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं नजर आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर मॉरली अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं तो दुनिया आपको जो है आपके कह लेकर रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आपके सिक्योरिटी को चैलेंज हो सकता है बहुत बड़ा, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अचीव नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर मॉरल, यहाँ पर हमें मॉरलिटी नजर आनी चाहिए, लेकिन सामने किस चीज को रखना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए। ये चीज उन्होंने कही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर थॉमस जेफरसन बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टेटमेंट कहते हैं। वो कहते हैं पीस कॉमर्स एंड ऑनेस्ट फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस। वो कहते हैं पीस कॉमर्स और उसके बाद अगर फ्रेंडशिप, ऑनेस्ट फ्रेंडशिप, अगर तमाम नेशंस के साथ अच्छी रहें तो वो कह ले कि कभी भी इंटेंजलिंग अलायंस विद नन, वो कहते हैं कभी भी जो है अलायंस में उलझने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हमें जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट्स मिली हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर बारी बारी जो हमारे पास आएंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की क्या है, इसको जैसे डिटरमिनेंट्स हम डिस्कस करते हैं ना कि हमारे 2 नेशन थ्योरी हमें मिलती है, एक इस्लामिक बैकग्राउंड मिलता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें देखने को मिलती है। इसी तरह अगर देखा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हमें ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले अगर क्या चीज आती है हमारे पास, नेशनल सिक्योरिटी। सबसे पहले क्या चीज आती है यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी में क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड चीज इसके अंदर आती है वो है नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर जो हमारे कंट्रीज है उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कोर्डियल होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कह लें कि थॉमस जेफरसन ने कहा था कि पीस कॉमर्स एंड ऑनेस्ट फ्रेंडशिप विद ऑल नेशन इंटेंजल्ड अलायंस विद नन, तो वो किसी के साथ भी हमें उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब रीजनल लेवल के ऊपर हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो हम जो है कह लें कि ग्लोबल पावर्स के साथ एंगेज कर पाएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि जब कह लें कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो ना तो फिर जो है आगे बंदा निकल जाता है। फिर हमारे पास क्या आता है यहाँ पर इस्लामिक सॉलिडेरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर 2 केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले।
एक तो हमारे पास आएगा पैलेस्टाइन वाला इस्लामिक सॉलिडारिटी, और सेकंड वन जो अभी यमन के अंदर हमें वाकया देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़े गए कह लें कि ईरान और हमें सऊदी अरेबिया की तरफ से यहाँ पर देखेगी। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला यमन के अंदर, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर लास्ट बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक यहाँ पर जो है को जियोग्राफी को सामने रखते हुए पाकिस्तान को जो है वो कह लें कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वन बाय वन जो है इनको यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे और हम यह समझेंगे यहाँ पर के जो 8 एजेंडाज हैं जो 2026 के अंदर रहेंगे पाकिस्तान के, उनको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यहाँ पर पाकिस्तान के क्या स्टेप्स होने चाहिए जो एकदम से पूरे कह लेकर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर पाए। ठीक है, वन बाय वन जो है चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर और चीजें भी, हमारे जितने भी यहाँ पर कह ले के पाकिस्तान जो मेंबर है, फॉर एग्जांपल यूएनओ का मेंबर है, ईसीओ का मेंबर है, जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का, ओआईसी का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है। अब ये प्लेटफॉर्म है जो जहां पर जो है पाकिस्तान क्या कर सकता है, अपने रीजनल इश्यूज को यहाँ पर जो है वो अपलिफ्ट कर सकता है, यहाँ पर जो है वो डिबेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कश्मीर का इशू हमें नजर आता है, यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इशू है, यमन का हमें इशू नजर आता है यहाँ पर, उसके बाद मिडल ईस्ट का यहाँ पर आता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर, ये वो फोरम है जहां पर जो है पाकिस्तान जो अपनी आवाज उठा सकता है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि ना, वी डू नॉट चेरिश यहाँ पर अग्रेसिव डिजाइन, है ना, अगेंस्ट एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू कायदे आजम अली मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम किसी को भी यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेंगे, अग्रेसिव जो जारहाना रवैया है वो। ठीक है, तो ये चीज है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान 8 हम देखेंगे क्रिटिकल यहाँ पर क्वेश्चन विल शेप इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डोमेस्टिक स्टेबिलिटी। उसके बाद दीज इश्यूज डिमांड स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, रबस्ट पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पाकिस्तान के यहाँ पर 2026 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस यहाँ पर अगर देखने को कैसे मिलेंगे, इसको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो एजेंडा रहेगा बैलेंसिंग यूएसए एंड यहाँ पर चाइना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर जो चाइना और यूएस के दरमियान में जो है काफी यहाँ पर टसल्स या कॉन्फ्रंट्रेशन हमें देखने को मिल रही है ना। उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो हमें टैरिफ वॉर नजर आती है, उसके बाद अगर देखा जाए ट्रेड वॉर हमें देखने को मिलती है, उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो एक हेजेमोनिक बिहेवियर है यूएसए का वो देखने को मिलता है, यहाँ पर डॉलर की हेजेमनी हमें को देखने को मिलती है। लेकिन चाइना की यहाँ पर जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है और वो चाहता है कि रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर स्टेबिलिटी हो और ताकि मेरी जो जितनी प्रोडक्शन हो रही है, अब आपको पता है कि चाइना का हर एक घर छोड़कर दूसरा घर जो है वो कह लें कि इंडस्ट्रीज है उनके लगी हुई। ठीक है, तो वो इतनी प्रोडक्शन कहाँ लेकर जाएंगे, है ना। वो कहते हैं कि इसीलिए चाइना की जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक है, ताकि हम रीजनल लेवल के ऊपर क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें सारे कंट्रीज के साथ। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऑन द अदर हैंड अगर देखें यहाँ पर यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा से हमें जियो पॉलिटिक्स नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो हमें ट्रेड वॉर देखने को मिलती है या टैरिफ वॉर देखने को मिलता है, या हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन इन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देख लें हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर यूएसए जो है ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर $11 बिलियन जो है यहाँ पर आर्म्स सेल करने की बात की गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो जापान के साथ जो है वो कह ले के यूएसए के काफी रिलेशन, जो जापान यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है ताइवान के मामले में, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर दोनों कंट्रीज को एज ए बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल सकता है। कैसे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएसए के इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, देखें यूएसए और पाकिस्तान का रिलेशन आज से नहीं है, या दुनिया अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो फॉरेन एड में जो मिली यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर हेल्प की गई, वो 1952 या 151 और 2 के अंदर जो है पहली हमें एड मिलती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान सीटो और सेंटो को भी ज्वाइन करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएसए काफ़ी वॉर्स में भी यहाँ पर हेल्प करता है। लेकिन वॉर्स में अगर देखा जाए तो चाइना भी हमें काफ़ी सपोर्ट करता रहा है, और अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हुई जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, देन भी जो है चाइना ने यहाँ पर हमें सपोर्ट किया पाकिस्तान को। लेकिन पता है यहाँ पर चीज क्या है, यूएसए के साथ जो रिलेशंस है, अब यहाँ पर वो कह ले कि 20 इयर्स वार ऑन टेरर हुई यहाँ पर अफगानिस्तान की। ठीक है, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर पीस प्रोसेस में बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया, जो दोहा के अंदर पीस प्रोसेस हुआ यहाँ पर पूरा, तो यहाँ पर चाइना ने भी रोल प्ले किया, टर्की ने भी अपना रोल प्ले किया।
ठीक है, कतर ऑलरेडी रोल प्ले कर रहा था। तो देखा जाए तो पाकिस्तान के जो यूएसए के साथ रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं वो काफी अच्छे। अब हो क्या रहा है कि रिलेशंस अगर प्रीवियस ईयर में देखे जाए तो रिलेशंस पाकिस्तान के और यूएसए के अच्छे नजर नहीं आते। उसकी रीजन थी कि यहाँ पर वाशिंगटन और दिल्ली के जो है हमें जो है वो कोर्डियल रिलेशंस नजर आते थे, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक यहाँ पर हमें पार्टनरशिप नजर आती है, जिसके अंदर लिमोवा बैका यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिक यहाँ कह ले के पैकेट इनके दरमियान में साइन किए गए थे यूएसए और इंडिया के दरमियान में। तो पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो इनके साथ इतने रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे। तो क्यों? उसकी वजह ये थी वार ऑन टेरर थी, इन्होंने विदड्रॉ किया था यहाँ से, और यहाँ पर पाकिस्तान को विलीफाई किया जा रहा था, डीफेम किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। तो ये जो है इस तरह के रिमार्क्स पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थे। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट स्टेट, ठीक है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर या क्रॉस बाउंड्री जो हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से काफी इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। और अब वही यूएसए है जो पाकिस्तान की तारीफ करता है और ये कहता है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्टेट नहीं है, बल्कि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर कर्टेल कर रहा है। अब ये स्टेटमेंट्स है उनके। अब ये स्टेटमेंट्स क्यों चेंज हुई यहाँ पर? आपको पता है कि यहाँ पर पहलगाम के अंदर यहाँ पर क्या होता है, अप्रैल के अंदर यहाँ पर जो है वो कल अटैक होता है, यहाँ पर पहलगाम अटैक। पाकिस्तान डिमांड करता है कि यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर जो कह ले कि इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए पूरे इंसिडेंट की, लेकिन ये चीज नहीं की गई। और मई के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में 4 डे वॉर जो है यहाँ पर लड़ेगी, और यहाँ पर यूएसए ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, और देन फिर जो है यहाँ पर इस सीज फायर करवाई इसको। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर के अंदर, तो यूएसए ने काफी इनको यहाँ पर सुराहा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो मेरे फेवरेट है, यहाँ पर देखा जाए तो इजिप्ट के अंदर अगर देखा जाए तो काफी जो है इनकी तारीफ के जो है वो पुल बांधेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के देखा जाए जब से अगर देखा जाए ये चीज डेवलप हुई है, यहाँ पर हमें यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हो, तब से लेकर दुनिया के साथ हमारे कह ले के रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं डे बाय डे, चाहे रीजनल लेवल हो चाहे ग्लोबल लेवल को। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या नजर आते हैं। देखिए पाकिस्तान अगर बात की जाए ना, ये तो था पूरा जो है वो कल स्टोरी बैकग्राउंड के साथ हमने, लेकिन अभी जो अगर देखा जाए ना तो एक तो वर्ल्ड बैंक उधर है, दूसरा यूएन उधर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आईएमएफ बैंक। हाँ, अब आईएमएफ से जो है हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है लोन भी लेते हैं, बेल आउट प्रोग्राम भी मिलते हैं, ले रहे हैं, जो अभी हमें यहाँ पर कह ले 25 जो है यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट नजर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर हमें 500 मिलियन डॉलर की यहाँ पर जो है कह ले के रेयर अर्थ मिनरल्स की डील भी नजर आती है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है, पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए को अपनी जगह पे डील करना चाहिए, उसको अपने रिलेशन इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, न्यूट्रलिटी जो है शो करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद अगर चाइना के साथ देखे जाए, चाइना के साथ भी हमारे अभी जो है यहाँ पर 75 यहाँ पर कल के यहाँ पर एनिवर्सरी मनाई गई है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की या डिप्लोमेटिक टाई की बिटवीन पाकिस्तान और चाइना। अब देखा जाए तो अभी 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है यहाँ पर बीजिंग के अंदर, जो यहाँ पर हमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार साहब हैं जो अभी यहाँ पर दौरे पा रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में कोर्डियल रिलेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपको पता है अगर 75 ईयर्स हो गए तो हमेशा चाइना ने जो 3 से 4 वॉर्स रही हैं तो हमेशा चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ठीक है। हर फोरम के ऊपर अगर कोई रीजनल लेवल के ऊपर कोई इशू भी है देन भी जो है यहाँ पर चाइना ने आवाज उठाई है और बात की है। अगर देखा जाए JF, आप बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप की, तो आपको पता है कि JF-70 जो यहाँ पर हमें फाइटर जेट मिलता है तो ये दोनों ने मिलकर बनाया। इसके बाद अगर देखा जाए जो अभी वार के अंदर 10C फाइटर जेट यूज किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो ये भी चाइनीज। अगर देखा जाए पूरा सिस्टम अगर देखें यहाँ पर हमें जो दोनों कंट्रीज के दरमियान में मिलकर देखने को मिल रहा है तो काफी स्ट्रांग है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर बात की जाए जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है CPEC, अगर बात की जाए तो CPEC 1 और अभी CPEC फेज 2 की बात की जा रही है जो ऑलमोस्ट $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और अभी ये भी बोला जा रहा है कि ये $65 बिलियन का प्रोजेक्ट होने वाला है। एक चीज ये नजर आती है। दूसरा अगर देखा जाए जो सेकंड फेज है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर CPEC 2 का, तो यहाँ पर काफी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर, यहाँ पर CPEC जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर
चाइनीज यहाँ पर जो है वो काम करते हैं, तो काफी जो है यहाँ पर उनको सिक्योरिटी थ्रेट नजर आता है। उसकी वजह यह है कि जो केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स ग्रुप्स है या टेररिस्ट ग्रुप्स है, वो बेसिकली नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर डेवलपमेंट हो। तो ये चीजें हमें यहाँ पर नजर आती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को चाइना के साथ जो है वो अलग से जो है वो चलना पड़ेगा, ठीक है, अपनी पॉलिसी रखते हुए, और यूएसए को अलग से डील करते हुए दोनों को बैलेंस अप्रोच के साथ जो है यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, यह बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर गोल्फ जो कॉपरेशन सऊदी पैकेट हमें देखने को मिलता है रिसेंटली, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया और यहाँ पर पाकिस्तान के दरमियान में हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली और डिफेंस पैकेट साइन होते हुए नजर आया। अब दुनिया के अंदर एक जो वेव चली हुई है रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर, जिस तरह वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हर स्टेट चाह रही है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह बांग्लादेश है, नॉर्थ कोरिया है, ये जितने भी कंट्रीज, अगर सेंट्रल एशिया देखें, ईरान देखें आप, ये जितने भी यहाँ पर हमें कंट्रीज नजर आते हैं, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर गल्फ वाले जितने भी कंट्रीज थे, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करें। तो दोनों का यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान में काफी रिलेशन अच्छा, लेकिन इशू यहाँ पर आ रहा है कि जो कह लें कि थोड़ा उसको डिस्कस कर ले साथ, फिर इसको इशू को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए यूएई के रिलेशंस अगर देखा जाए, ज़ैद बिन नहान जो यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट है जो यूएई के, उन्होंने अभी विजिट किया यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो है यमन का हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस टाई, हमें डिप्लोमेटिक टाई हमें देखने को मिलता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलता है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है यूएई और पाकिस्तान के दरमियान में। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें बहरीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इनकी अगर बात की जाए ट्रेड वॉल्यूम की, तो ऑलमोस्ट 500 मिलियन डॉलर तक तो हमें नजर आती है। लेकिन उसके बाद अगर कतर के साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के काफी रिलेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज है या चैलेंजेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखें रीजनल लेवल के ऊपर हो क्या रहा है। एक तो अभी यहाँ पर अफगानिस्तान और यहाँ पर कह लें कि पाकिस्तान के दरमियान हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आया, ठीक है, 48 आवर्स वार जो है इनके दरमियान में लगी रही, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। अब यहाँ पर क्या हुआ, या कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, है ना, तो इनके दरमियान में सीज फायर करवाई, फिर टर्की ने भी यहाँ अपना रोल प्ले किया, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि जो कह लें कि यहाँ पर जो अभी यमन के अंदर हो रहा है ना, तो अब ये यमन के अंदर देखा जाए तो अब यूएई और यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्री थे जब 2014 और 15 के अंदर यमन के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होती है, तो दोनों कंट्री क्या करते हैं, कोलेशन में जो है यहाँ पर जो है हौदी मूवमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं और आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर देखा जाए अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और उस वक्त 2014 और 15 के दरमियान में जब पाकिस्तान को बोला गया था कि सपोर्ट करें, उस वक्त हो क्या रहा था कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों यमन के अंदर क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान को बोला गया था, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप लिया और न्यूट्रल रहने की बात की, और यहाँ पर जो किसी को भी सपोर्ट करने की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की, रीजनल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात की, क्योंकि इस्लामिक सॉलिडेरिटी अगर देखी जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जितने भी वो भी इस्लामिक स्टेट है वो भी तो यहाँ पर जो है वो मिल बैठकर जो है इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो अभी जब यमन का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, यहाँ पर होता है अभी रिसेंटली, तो अगर देखा जाए यूएई और सऊदी अरब के दरमियान में, तो पाकिस्तान ने बड़ा न्यूट्रल वे से और बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि यहाँ पर जो है वो रीजनल पीस होना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये पाकिस्तान और देखना ये है कि जिस तरह हमें यहाँ पर टसल देखने को मिल रही है जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हमें देखने को मिल रही है, या इसके बाद अगर देखा जाए यूएई अब्राहम अकॉर्ड जो साइन करके बैठा हुआ है इजराइल के साथ, ये चीज़ भी हमें नजर आती है, अजरबैजान भी इसको ज्वाइन करना चाह रहा है। अब ये अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 के अंदर साइन किया गया 2020 के अंदर, और इसका भी जो ब्रोकर था वो हमें यूएस से नजर आता है। तो ये चीज़ है हमारे गोल्फ कॉपरेशन। तो ये काफ़ी आगे यमन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, मिडल ईस्ट के इशू को लेकर, तो पाकिस्तान को ये जो है वो बड़ा केयरफुली यहाँ पर चलना पड़ा, एजेंडा जो रहेगा। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ
पाक अफगानिस्तान, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, क्योंकि इसके मतलब क्वेश्चन करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर में वो लाजमी पूछता है किसी ना किसी एंगल से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखा जाए तो डेरोन लाइन जो साइन की गई है, जो 1893 में साइन की गई ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त तब, और इसका जो कह ले के शाह था अफगानिस्तान को, उनके साथ अब्दुर्रहमान। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर वॉर, और कह लें कि थोड़ा पीछे जाए तो यहाँ पर जो रशिया जो है यहाँ पर अटैक करता है 1979 के अंदर, हमें देखने को मिलता है 10 ईयर्स तक वो रहते हैं। फिर यहाँ पर यूएसएसआर का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। फिर यहाँ पर जो है कह लें कि तालिबान, उसके बाद अगर फिर यहाँ पर देखा जाए तो 9/11 का वाक़या नज़र आता है। उसके बाद वार और टेरर 20 ईयर्स तक, और पाकिस्तान ने बड़ा यहाँ पर रोल प्ले किया, ये कि यहाँ पर जो विदड्रॉ हुआ और पीस प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान और चाइना ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कतर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर पीस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब से यहाँ पर गवर्नमेंट आई है अफगान तालिबान की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों साइड से, है ना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान जो है वो पाक जो है डेरोन लाइन को चैलेंज कर रहा है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो ब्रिटिश के दौर में साइन की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, सेकंडली अगर देखा जाए तो काबुल रिवर को लेकर यहाँ पर हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है काबुल की अफगानिस्तान की तरफ। तो ये पाकिस्तान की जो है कह लें कि काफ़ी कह लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी नुकसान है, वैसे भी वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद थर्ड वन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पर जो रिलीज कह लें कि जो हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, जो एस्केलेट हो रही है डे बाय डे, केपीके एंड बलूचिस्तान कह लें कि यहाँ पर, तो किसकी वजह से हो रही है, बेसिकली यहाँ पर अफगान सोल की तरफ। तो सुबह यहाँ पर अगर देखा जाए, सुबह यहाँ पर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल जो अहमद शरीफ चौधरी साहब है, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा कि यहाँ पर जो है कि जितना भी कह लें कि मदर ऑफ ऑल कह लें यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर अफगानिस्तान को बोला उन्होंने। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर यह भी नज़र आता है जिसके अंदर वो स्पेशली नाम भी लेते हैं, टीटीपी का नाम लेते हैं, अलकायदा का नाम लेते हैं, दाइश का नाम लेते हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को यहाँ पर जो है वो थ्रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के, है ना। तो अब देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में अगर टसल अभी देखा जाए तो वो ये है कि यहाँ पर हमें जो है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ते हुए नजर आती है यहाँ पर केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की ये डिमांड है हमेशा से ही है, यहाँ पर टर्की के अंदर कह लें कि 3 टाइम्स यहाँ पर जो है निगोशिएशंस हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। टर्की ने मेडिएटर रोल प्ले किया, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कतर ने मेडिएटर रोल प्ले किया, सीज फायर करवाई, उसके बाद एजेंडाज डिस्कस किए गए। पाकिस्तान यही डिमांड करता है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और क्रॉस बाउंड्री जो पाकिस्तान के जो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा रहेगा अभी 2026 के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान फिर भी डिमांड्स करा, पाकिस्तान एक ही कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पर जितने भी रीजनल लेवल के ऊपर या नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टोटली पाकिस्तान ये चीजें जो है वो बात करता है। लेकिन इकोनॉमिक सॉरी जो फोरम्स है, जैसे OIC फोरम है यहाँ पर, SCO फोरम है यहाँ पर, उसके बाद UNO फोरम है, तो पाकिस्तान यहाँ पर भी जो है वो अपनी बात करता है। पीस एंड सिक्योरिटी, मिडल ईस्ट को लेकर जो है पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये एजेंडा जो है बेसिकली कैसा रहेगा, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। वो क्या रहा है कि यहाँ पर यू नो वेरी वेल कि अभी जो है यहाँ पर कह लें कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो पैलेस्टाइन और गजा, पैलेस्टाइन और इसराइल के मामले को लेकर बेसिकली क्या किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर 20 यहाँ पर पीस पॉइंट यहाँ पर दिए, ठीक है। अब 20 पॉइंट्स तो दे दिए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। फर्स्ट फेज हमें देखने को मिल रहा है कि 10 अक्टूबर से यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि वॉर जो है सीज फायर करवाई गई, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो एक जो सेकंड फेज स्टार्ट होना था वो यहाँ पर फेज हमें नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि सेकंड फेज में ये कहा जा रहा है कि जो ईरान को जो जो हमास को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिसआर्म होना पड़ेगा। लेकिन जो कह लें कि हमास है वो रेडी नहीं है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। जो देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम ये है कि वो क्या करे, बेसिकली जितना भी एग्रीमेंट है या जितने भी कह लें कि सीज फायर है या
कह लें कि बॉर्डर एरियाज़ को मॉनिटर करने का काम है और यहाँ पर जो कह लें कि इजराइल फोर्सेस हैं उनको निकालने का काम जो है वो कह लें कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम है। ठीक है, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया जाएगा उसको कौन चेयर करेगा बेसिकली यहाँ पर, वो भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी उसको उसका जनरल कौन होगा, वो भी यूएसए का होगा। अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज जो पहले सपोर्ट कर रहे थे एग्रीमेंट करने में, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्सा बनने से काफ़ी जो है कतरा रहे हैं। जैसे आपका यूएई है, अजरबैजान है। अब यूएई के बेसिकली ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड जो है साइन कर चुका है इजराइल के साथ 2020 के अंदर, उस पर यूएसए ब्रोकर हमें नजर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए अजरबैजान भी ये चाहता है कि वो क्या करे, बेसिकली यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें। एक और चीज़ भी यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आई, हम साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि यूएसए ने जब यहाँ पर कह लें कि अर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान में सुलह करवाई है, सीज फायर करवाई है, तो दोनों कंट्री ने जो है वो कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है कह लें कि नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी नजर आती है। तो अब जो है वो कह लें कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा जो कौन कंट्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, अभी ये भी अभी जो है वो पेंडिंग में। अब हो क्या रहा है कि जो इजराइल चाहता है कि टर्की जो है यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये इजराइल की तरफ से है। अब ईरान भी जो है वो कह रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है, अब ये चीज़ है, कुछ कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट वो हम ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। तो इस तरह जो है हमें ये क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, ये जो सीज फायर है या जो एग्रीमेंट है 20 पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं, ये यूएसए की तरफ से है। यूएनओ का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। यूएनओ का मैंडेट होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की ये डिमांड है, पाकिस्तान ये बात करता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूएनओ का मैंडेट लाजमी होना चाहिए, है ना। चाहे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर यूएनओ का मैंडेट होना वो लाजमी है। यहाँ पर ये चीज़ पाकिस्तान जो है वो बात कर रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज, जैसे यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज है या रशिया है या चाइना, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि यहाँ पर यूएनओ का मैंडेट नहीं है। तो यहाँ पर तो क्लैरिटी के साथ चीज़ें नज़र आ रही है कि न्यू कॉलोनियलिज्म या कह लें कि इरा ऑफ इंपीरियलिज्म हमें देखने को मिल रहा है कि जो पैलेस्टाइन को एज ए कॉलोनी बनाया जा रहा है, ये चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ रहता है कि एक पाकिस्तान के कह लें कि फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा रहेगा यहाँ पर कि वो मिडल ईस्ट को लेकर या गजा को लेकर क्या आगे स्टेप्स लेने चाहिए। हमेशा से पाकिस्तान, जैसे हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था कि नेशनल इंटरेस्ट होने चाहिए, रीजनल लेवल के ऊपर कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने चाहिए, ठीक है, इस्लामिक सोलिडेरिटी होनी चाहिए, तो वो पाकिस्तान पहले भी कर रहा है ना। तो अब भी जो फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए पाकिस्तान की एजेंडे के अंदर, तो पाकिस्तान यही कोशिश करेगा कि यहाँ पर सीज फायर हो, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस गजा के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उसके देखिए ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो 65,000, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, 65,000 लोग जो है यहाँ पर मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तबाह हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल हुई यहाँ पर। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान अभी भी सपोर्ट कर रहा है ये चीज़ को कि यहाँ पर सीज फायर हो, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वगैरह हो, लेकिन यूएनओ का मैंडेट होना लाजमी है, क्योंकि ये कोई यूएनओ का मिशन, यूएनओ का पीस कीपिंग मिशन नहीं है, ये यूएसए की तरफ से बनाया गया है ना। तो अगर देखा जाए तो ये जो 20 यहाँ पर पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या ये आगे जो नेक्स्ट फेज अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, हमास रेडी नहीं है, हमास कह रहा है कि हम जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते आईएसएफ को, जितनी देर जो उसका काम ही नहीं है हमें डिसआर्म करना, उसका काम है सीज फायर को मॉनिटर करना, बॉर्डर एरिया को मॉनिटर्स करना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर देखना, ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस को यहाँ पर देखना। उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है जो ट्रंप 2 ईयर्स के लिए चेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ अगर देखा जाए तो फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल को जहाँ नेतन्याहू को जो है ट्रंप जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि यूएसए बुलाते हैं और दोनों के दरमियान में यहाँ पर डिस्कशन होती है सेकंड फेज को स्टार्ट किया जाए। अब सेकंड फेज के लिए तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि जो हमास रेडी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूएसए ने वार्न किया है कि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर ईरान के साथ भी रिलेशंस पाकिस्तान के देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ भी है। तो आगे रिलेशंस आएंगे ना ईरान के और पाकिस्तान के, तो देन हम जो है इसको मज़ीद जो है वो अच्छे से एलेबोरेट कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये सारी जो है यहाँ पर समझ आ के न्यू कॉलोनियल मेंटालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट में। तो पाकिस्तान का एजेंडा यही रहना चाहिए कि यहाँ पर एक तो यूएनओ मैंडेट होना चाहिए ताकि प्रॉपर और लॉन्ग लास्टिंग इसका सोल्यूशन हो चुके हैं। देखें
ये कोई पहला यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा। इस तरह के कैंप डेविड और इस ओस्लो अकॉर्ड इस तरह के पहले काफी हो चुके हैं, है ना, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पर नजर नहीं आती। तो अगर देखा जाए तो यूएनओ का पीस कीपिंग मिशन में शामिल होना या उनका मैंडेट होना ये भी लाजमी है, और रशिया भी यही चीज कह रहा है, उसके बाद चाइना भी ये चीज कह रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए लिवरेज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का, अगर मैंने फॉरेन पॉलिसी का जो कह लें कि ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट, कॉपरेशन रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, नो डाउट वो हमें देखने को मिल भी रहा है। जिस तरह हमें यहाँ पर देखे बाईपोलर यहाँ पर हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, उसके बाद हमें यहाँ पर फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला यूनिपोलर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। उसके बाद यहाँ पर मल्टी पोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज़ है अब नॉन पोलैरिटी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, नॉन पोलैरिटी, है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह जिसके पास ताकत होगी ना, उसके पास जो है वो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो दूसरे एटम्स है वो भी खींचे चले जाएंगे उनकी तरफ, है ना। तो हो क्या रहा है कि जिसके पास पावर ज्यादा नजर आ रही है, पावर किस चीज की, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिक्स, है ना, अगर जिसके पास ज्यादा नजर आ रही है कंट्री ऑटोमेटिकली उसकी तरफ क्या रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा, मल्टीपोलैरिटी में तो ये था ना कि ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर, लेकिन नॉन पोलैरिटी में ये हो रहा है कि जिसके पास पावर ज्यादा है उसकी तरफ सारा झुकाव नजर आता है, ये चीज नजर आती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपॉन जियो, एक बड़ी अच्छी चीज हुई यहाँ पर, है ना, वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है। तो अभी देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफ़ी स्टेबलाइज होती हुई नजर आई है, क्योंकि फॉरेन एड्स भी आ गए। उसके बाद अगर देखा जाए बेल आउट प्रोग्राम मिल रहा है पाकिस्तान को, देखें बेल आउट प्रोग्राम लेने को खुशी नहीं है, वापस देने पड़ेंगे ना ले आए तो, लेकिन यह है कि ऑन द स्पॉट जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ रहा था, एटलीस्ट ऑन द स्पॉट इसको तो कवर किया जाए ना, और अच्छी जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि जहां पर क्या हो, रेवेन्यू जनरेट हो। मेन पर्पस तो ये है ना। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो रीजनल लेवल के ऊपर देखा जाए सी पैक है, सी पैक को कंप्लीट करना चाहिए, जो पाकिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर रहा है दुनिया के ऊपर। यहाँ पर जो कह लें कि F-16 यहाँ पर यूएसए ने बात की कि आप सेल कर सकते हो, इसको अपग्रेड कर सकते हो, ये चीज़ नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर F-17 हमें फाइटर जेट जैसे बांग्लादेश ले रहा है, जिस तरह हमें यहाँ पर दूसरे कंट्रीज भी लेने की बात करें, तो देखा जाए तो पाकिस्तान को जो रीजनल लेवल के ऊपर जो कह लें कि रिलेशंस है जो इकोनॉमिक, और पाकिस्तान को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शंस को बढ़ाना चाहिए, ताकि एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे देन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारे बेल आउट प्रोग्राम लेने से या हमारे एड्स या फंड लेने से जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबलाइज जरूर कर जाएगी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी भी यही कहती हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपकी जो है कहने की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, कहने स्टेबलाइज हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। असल जो सारा चक्कर है इकोनॉमिक ग्रोथ का है। अब उड़ान जो प्रोजेक्ट जो अभी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका पर्पस क्या था कि 2024 से 29 तक जो है इसको लिया जाएगा और जीडीपी रेट को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। नो डाउट कि जिस तरह जो है कह लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इसको यहाँ पर ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। यह चीज़ नज़र आती है। उसके बाद हमें यहाँ पर आते हैं कि हाँ एक और चीज़ भी है ना, हमें लॉस भी हो रहा है ना अफगानिस्तान के साथ। अगर देखा जाए ट्रेड जो सबसे बड़ा खसारा हुआ, तो देखा जाए 222 मिलियन का हमें यहाँ पर जो है डॉलर यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो 10% लॉस है वो अफगानिस्तान का खुद का है ना, जो कि 10 अक्टूबर से यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने क्या किया, ट्रेड को सस्पेंड कर दिया। अब ट्रेड को सस्पेंड करना सोल्यूशन नहीं है। अब देखे हुआ क्या, चाइना और इंडिया के साथ आपस में लड़ी लगी हुई है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि अभी जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी 225 के अंदर जो है इंडिया विजिट किया उन्होंने, देखे रीजनल लेवल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह पे, बाकी मामला अपनी जगह पे, तजारत अपनी जगह पे, ट्रेड अपनी जगह पे। तो ट्रेड नहीं रोकी तो वही चाह रहे कि दोबारा, अब ट्रेड रोकने से इंडिया को पता है कितना बड़ा लॉस होता है यहाँ पर, है ना। कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट अप डाउन भी हो सकता है, 15
15 यहाँ पर जो है वो कह लें कि हमें $15 बिलियन यहाँ पर लॉस हुआ नजर आता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब वो दोबारा रिटाई कर रहे हैं, दोबारा ब्रिक्स का भी मेंबर है इंडिया, उसके आपको पता है एससीओ के भी मेंबर है। तो देखा जाए तो फिर जो है यहाँ पर रिकैलिब्रेशन होती जा रही है और फिर जो है यहाँ पर क्या जाए जो मोदी हैं वो क्या करते हैं, ट्रंप से जाकर मिलते हैं। तो ये चीजें नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के साथ जो अभी उन्होंने बोला है यहाँ पर कि हम F-17 जो फाइटर जेट है वो परचेज करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज है। यहाँ पर पाकिस्तान को जो है अपनी ट्रेड बढ़ानी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो एजेंडा रहेगा यहाँ पर इंडियाज हॉस्टैलिटी, ऑपरेशन सिंदूर, इंडस वाटर ट्रीटी, हाइड्रोपॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, कश्मीर इशू अभी बीच में पड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट किया गया और बार बार यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है अभी हम चुप नहीं बैठे, ये तो हमने पॉज लिया है, ये तो हमने वक्फा लिया है, हमने तो आगे भी कुछ करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कह लें कि पॉलिसी डायलेमा हमें नजर आता है। इस चीज़ को पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए कि इसको कैसे डील किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि डील इस तरह है कि आपके जितना यूएसए तो मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है, चीज़ों को डील कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर रोल प्ले करना चाहिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर जो सस्पेंड किया गया यूनिलैटरल एक्शन आफ्टर पहलगाम अटैक इन अप्रैल, तो देखा जाए तो 2025 तो हो क्या रहा है कि उसको उसके बाद जो यूनिलैटरल एक्शन लिया गया, तो अभी तक जो है कह लें कि वो वाटर ट्रीटी यहाँ पर हमें सस्पेंड नजर आती है। लेकिन अब उसकी और भी वॉयलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, दलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर, उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कह लें कि चेनाब रिवर के ऊपर लगाया जा रहा है। चेनाब रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, कीरथाई है, इस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स हैं। लास्ट टाइम हमने डार्क के एनालिसिस में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पर देखा जाए तो चेनाब रिवर के ऊपर, उसके बाद इंडस वाटर, देखें हो क्या रहा है। अब काबुल की तरफ से भी हाइड्रोपोलिटिक्स का सामना है, अफगानिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी हाइड्रोपोलिटिक्स का सामना हमें करने देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर अपस्ट्रीम है, ये भी अपस्ट्रीम है, हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखें जो रिवर है या दरिया है उसका जो हम रुख तो नहीं मोड़ सकते, है ना, उसको टर्न नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो फ्लो है, वाटर का फ्लो, वो कम हो सकता है ना, वो कम किया जा रहा है, यही चीज की जा रही है। तो ये देखा जाए तो अगर हमारे पास जो 2026 के अंदर देखा जाए फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा रहेगा पाकिस्तान के, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, चेनाब रिवर को लेकर यहाँ पर, ठीक है, जितना भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बार बार अभी जो है वो कहले के बातें की जा रही हैं, स्टेटमेंट्स कहले के इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया का देखा जाए तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी पेंडिंग में, अभी हमने पॉज लिया है, ये चीज़ें, तो ये काफ़ी यहाँ पर जो है वर्बियोसिटी क्रिएट की जा रही है, ये चीज़ें देख रहे हूँ। तो दोनों कंट्रीज यहाँ पर जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और कोडियर रिलेशंस की तरफ आना चाहिए, तजारत को यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज के लिए जो वो फायदा हो, एक चीज़ तो ये नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, पाकिस्तान को इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नजर आता है कि पाकिस्तान और ईरान के तरफ देखिए, यहाँ पर अगर बताओ ना, जो इंटर फोरम है, अब एससीओ का मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर बात करनी चाहिए। सार्क है, सार्क में अफगानिस्तान सॉरी बांग्लादेश भी आप आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान भी है, तो एससीओ के सार्क के प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए यूएनओ प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के पास, तो वो बात करनी चाहिए पाकिस्तान को कि ये जो हाइड्रोपॉलिटिक्स रीजनल लेवल के ऊपर स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। वाटर शॉर्टेज ऑलरेडी अगर देखने को मिले तो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये फॉरम्स है जहाँ पर पाकिस्तान जो है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए यहाँ पर। तो उसके बाद अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक को जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरल एक्शन से यहाँ पर सस्पेंड किया गया, उसको दोबारा क्या करना चाहिए, यहाँ पर रिबहाल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान ईरान टाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए जो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आते हैं, आप देखें दोनों के, जो हमें यहाँ पर पीस पाइपलाइन नज़र आती है जो 2700 कोई 70 किलोमीटर जो है यहाँ पर बनती है, हमारे देखने को मिलती है, तो इसको भी, ये भी पेंडिंग में, अभी ये 2024 के अंदर दोबारा इसकी अप्रूवल दी गई। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस, अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट
और थोड़ी सी वॉर भी यहाँ पर हमें स्टार्ट होते हुए नजर आई थी। ठीक है, अब हुआ क्या था कि ईरान ये चाहता था कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया है, और इस तरह जो है वो पाकिस्तान को भी मिलिटेंट्स ग्रुप से यहाँ पर थ्रेट है। तो रीजनल लेवल के ऊपर देखा जाए अफगानिस्तान की तरफ से, तो ताजिकिस्तान को भी ये कंसर्न है कि यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया जाता है, और अभी अटैक किया गया, उन्होंने फिर रशिया की हेल्प मांगी, फिर यहाँ पर ईरान को भी ये भी तहफ़्फ़ुज़ात है। उसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान को भी ये सेम है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है ड्यू टू मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अब वो कह रहा है कि अभी रिसेंटली जो अली लरजानी है, अली लरजानी जो सुप्रीम कह लें कि यहाँ पर हमें लीडर नज़र आता है सिक्योरिटी के, उन्होंने अभी पाकिस्तान के अंदर विजिट किया, और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में यहाँ पर हमें जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिला, यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। अब वो कह रहा है देखें, अब जो है ना यहाँ पर जो 10 कंट्रीज़ की यहाँ पर तेहरान के अंदर मीटिंग होती है ईरान के अंदर, ताकि रीजनल इंस्टेबिलिटी है जो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिज्म बढ़ती जा रही है, रीजनल सिक्योरिटी हमें यहाँ पर नहीं है, रीजनल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया, 10 कंट्रीज जितने भी थे, चाइना भी था यहाँ पर, ये सारे कंट्रीज थे, लेकिन अफगानिस्तान को इन्वाइट किया गया, लेकिन अफगान तालिबान ने जो इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, है ना, अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर बात जो की जा रही थी वो यही कि रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर ईरान के, उन्होंने भी बात की यहाँ पर कि जो है हम जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो है वो कह लें कि रिकैलिब्रेशन करवाते हैं, दोबारा इनके दरमियान में री एंगेजमेंट करवाते हैं, और ये एज ए हम मीडिएटर रोल प्ले करते हैं और दोनों के दरमियान में सुलह करवाते हैं। ऑलरेडी जो यू नो वेरी वेल के कतर और यहाँ पर टर्की ऑलरेडी रोल प्ले कर ही रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, ताकि जो इनकी मुफाहमत हो सके, दोनों के दरमियान में सुलह हो जाए। अब ईरान भी इस चीज़ को जो है वो बढ़ा रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, हमें वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉन का हमने एक एनालिसिस किया था आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन थी यहाँ पर हमें देखने को मिली, हमने उसको डिस्कस किया, एनालाइज किया था। उसके अंदर नज़र आता है कि पाकिस्तान एज ए पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जो यूएसए है वो ईरान के अंदर रजीम चेंज के अंदर पाकिस्तान को ओवल्ट या कोवल्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में भी इन्वॉल्व कर सकता है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि जिस तरह यूएसए का झुकाव है पाकिस्तान की तरफ नज़र आ रहा है, और दोनों का एक दूसरे की तरफ, वाशिंगटन और इस्लामाबाद का, तो ये पॉसिबिलिटी जरा जो है ना, एक एनालिसिस है, पॉसिबिलिटी की बात की गई है, नहीं भी होगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जिस तरह जॉफर क्रास्टिफी कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया का क्लाइंट रहा है ना, तो ये पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अब क्लाइंट बनने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।